बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 11 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम वेज़ोडाइलेटर्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने देखा था कि सिम्पैथेटोप्लीजिस के थ्रू किस तरह हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया था। अच्छा, जब हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं उसमें भी वेज़ोडाइलेशन होती तो है, जैसा कि ये अल्फा 1 ब्लॉकर में वेज़ोडाइलेशन हुई थी। लेकिन वेज़ोडाइलेटर्स की कैटेगरी में हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जिनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉन ऑटोनॉमिक हो, यानी वो मेनली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वेज़ोडाइलेशन नहीं करवा रहे बल्कि किसी और मैकेनिज्म के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी कि चूंकि ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इनहिबिट नहीं कर रहे तो इसलिए इनके साइड इफेक्ट में सेक्सुअल डिस्फंक्शन वगैरह नहीं होगा, जैसा कि हमने देखा था कि बीटा ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट था सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सही होगी बात। अच्छा, अब वेज़ोडाइलेटर्स के क्या मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह से ये डायरेक्टली जाते हैं और ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। तो 4 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं। पहले तो बात ये है ब्लॉकेट ऑफ कैल्शियम चैनल्स। आपको पता है जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको ये कैल्शियम चाहिए होता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जब उनको कैल्शियम नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एज रिजल्ट वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। दूसरा है रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। हम ब्लड वेसल के पास जाएंगे और जाके कहेंगे भाई आप नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करो, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक नॉन वेज़ोडाइलेटर है। जब ये रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है साइक्लिक जीएमपी वगैरह इंक्रीज होते हैं और वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। तीसरा है आपके पास ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। आपको पता है आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो कि अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, -90 होता है, -70 होता है। जब हम पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेंगे तो सेल के अंदर से पोटेशियम निकल के सेल के बाहर जाएगा। जब पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे तो सेल की मेम्ब्रेन अंदर से मजीद नेगेटिव हो जाएगी, बाहर से मजीद पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, रेस्टिंग पोटेंशियल था, वो इंक्रीज कर गया है। इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो उस केस में एक्शन पोटेंशियल का डेवलप होना और मुश्किल हो जाएगा, यानी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का चांसेस कम हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट वेज़ोडाइलेशन। और फिर आखिरी है एक्टिवेशन ऑफ D1 डोपामिन रिसेप्टर्स। तो ये 4 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं जो मतलब होंगे जो हम वेज़ोडाइलेटर स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला वाला आ जाता है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जारी बताए कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करेंगे। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, ये 2 तरह के हैं। नंबर 1 डाईहाइड्रोपेरिडीन्स, नंबर 2 नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन्स। जो डाईहाइड्रोपेरिडीन्स हैं ये ब्लड वेसल्स के कैल्शियम चैनल्स पर ज़्यादा काम करते हैं, और जो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन्स हैं वो हार्ट के कैल्शियम चैनल्स पर ज़्यादा काम करते हैं। सही है बात। तो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन में आते हैं हमारे पास वेरापामिल और दिल्तियाज़म। ये दिल की बात होती है, दिल से याद रख लो ना, हार्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। सही है बात। तो वेरापामिल और दिल्तियाज़म जो हैं ये हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ये इनका ज़्यादा स्पेसिफिक इफेक्ट हार्ट पे होता है। वैसे वेज़ोडाइलेशन भी करवा रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनको हम यूज़ कर रहे हैं वेज़ोडाइलेशन के लिए भी। वेरापामिल दिल्तियाज़म ऑल्सो रिड्यूस कार्डियक आउटपुट इन मोस्ट पेशेंट्स। ठीक है, लेकिन जब हम आगे जाके हार्ट फेलियर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाले ड्रग्स हम खासतौर पर हार्ट फेलियर के लिए यूज़ करते हैं। डाईहाइड्रोपेरिडीन्स में कौन कौन से आते हैं? निफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन, फेलोडिपाइन, इसराडिपाइन। ठीक है, बट डिपाइन वाले जो है ना वो हमारे पास डाईहाइड्रोपेरिडीन में आते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। ये बेसिकली हमारे पास मॉडरेटली एफिकेशियस ओरली एक्टिव ड्रग्स हैं, तो इनको हम क्रोनिक यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना किसी भी बीमारी के लिए जब हम क्रोनिक यूज़ में जो ड्रग यूज़ करेंगे ना उसको ओरली एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप एक पेशेंट को मिसाल के तौर पर कहते हैं 2 साल से बीपी की गोलियां खा रहा है, अब 2 साल से एक बंदा ड्रग ले रहा है, अगर वो इंट्रावेनस ड्रग हुआ तो वो बेचारा 2 साल रोज इंजेक्शन लगाया करेगा या वो हॉस्पिटल जाएगा या खुद लगाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। तो इसलिए क्रोनिक यूज़ के लिए आमतौर पे आईवी या जो ऐसे ड्रग्स होते हैं ना पारेंट्रल, वो यूज़ नहीं किए जाते। क्रोनिक यूज में यूजुअली ओरली एक्टिव ड्रग्स ही यूज़ किए जाते हैं। ओके हो गई जी बात, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसका क्लिनिकल यूज़ आपको पता चल गया कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर मच मोर कॉमनली यूज्ड देन हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल। अभी हम हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल पढ़ेंगे, उनसे ज़्यादा कॉमनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये जो निफिडिपाइन वगैरह है ये क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए काफ़ी कॉमनली यूज ड्रग है। एक टॉक्सिसिटी जो आगे एमसीक्यूज में आई हुई उन्होंने यहाँ नहीं लिखी हुई, वेरापामिल की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। वेरापामिल नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये सारी बातें जीआईटी के अंदर भी ब्लॉकिंग कर देगा, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस वगैरह भी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगी, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ओके हो गई बात। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर आते हैं हमारे पास हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल। अलग अलग दोनों ड्रग्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये काम करता है हमारे पास निट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करवा के। ये एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल से कहता है कि भाई आप निट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करें। मजे की बात यह है कि ये वाला जो काम है ज़्यादातर आर्टरियोल्स में कर रहा होता है, वेन्स में एज सच इसका इफेक्ट नहीं है, यानी इसका जो वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट है वो आर्टरियोल्स में ज़्यादा होता है। ओके बात। ये भी ओरली एक्टिव है,
ये भी क्रोनिक थेरेपी के लिए सूटेबल है, लेकिन हमने पहले पढ़ा क्रोनिक थेरेपी के लिए ज़्यादा सूटेबल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अच्छा, अभी जो हाइड्रोलाजीन को हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में नाइट्रेट्स के साथ देते हैं हार्ट फेलियर के लिए। अगर बंदे को हार्ट फेलियर के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो हम हाइड्रोलाजीन प्लस नाइट्रेट्स दे सकते हैं। अब वो असल में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो आ जाए ना एमसीक्यू जिसमें वो पूरी कंडीशन दी हुई होती है उन्होंने कि जी ऐसे पेशेंट था, उसको एक हम नाइट्रेट्स दे रहे थे, उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कोई वेज़ोडाइलेटर दिया, तो कौन सा दिया होगा? तो उसमें यूजुअली आप लिखेंगे भी हाइड्रोलाजीन दिए, क्योंकि आपको पता चल गया। अच्छा, हाइड्रोलाजीन की एक टॉक्सिसिटी है कि लूपस एरिथेमेटोसस लाइक सिम्टम्स आते हैं इसमें, लेकिन वो सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, वो रिवर्सिबल है। ओके। अच्छा, सिग्निफिकेंट ब्यूरो रिसेप्टर होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स होते हैं, तो इसलिए हमें मतलब जब ये देंगे तो ज़्यादा ब्यूरो रिसेप्टर उसके रिस्पॉन्स में कंपनसेशन कर लेते हैं, तो इसलिए हमें हाइड्रोलाजीन को यूजुअली कंबाइन करना चाहिए डायूरेटिक्स के साथ या बीटा ब्लॉकर्स के साथ। वैसे मैंने आपको बताया नाइट्रेट्स के साथ भी करते हैं हार्ट फेलियर के लिए, लेकिन वो तो मैंने कहीं और से बात ढूंढी है ना, इधर तो ये लिखा हुआ है कि डायूरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स के साथ। इन शॉर्ट पता यह चला कि हाइड्रोलाजीन को अकेला कम ही दिया जाता है, यूजुअली कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। और इसकी टॉक्सिसिटी जरूर याद रखना, लूपस एरिथेमेटोसस। असल में ये जरूर इसलिए याद रखनी होती है क्योंकि अगर एमसीक्यू में सिर्फ ये लफ्ज़ आ गया ना तो सारे रिलेटेड में से आपने हाइड्रोलाजीन को क्लिक कर देना है। बाकी बातें आ रही बेरो रिसेप्टर रिस्पॉन्स आप सोच रहे हो यार वो तो शायद इसमें भी होता हो, शायद इसमें भी होता हो, ओरली एक्टिव ये भी हैं, ये भी हैं, ये इस तरह की चीज़ होती है जो कि क्लिक फॉरन कर जाती है आपको। ओके ओके भाई, इसलिए इसको बहुत अच्छा याद रखा करें। नेक्स्ट आता है आपके पास मिनॉक्सिडिल। इसके बारे में भी एक चीज़ है जो बहुत अच्छी याद रखनी है आपने, वो ये कि इसकी वजह से इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट ये है हिर्सुटिज्म। ठीक है, मुंह पे बाल ग्रो करना शुरू होते हैं औरतों के, मतलब हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो हम इसको टॉपिकल एजेंट ट्रीटमेंट ऑफ बैल्डनेस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। बंदा गंजा हो तो हम कहते हैं कि यार अगर इसने बाल ग्रो कराना ही है तो हम मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर लेंगे बाल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये भी इसकी जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो ये याद रखने वाली है। हाइड्रोलाजीन के बारे में क्या थी, लूपस एरिथेमेटोसस, और मिनॉक्सिडिल के बारे में क्या आ गई, हिर्सुटिज्म। अच्छा जी, अब हम आते हैं मिनॉक्सिडिल को दोबारा ज़रा तमीज़ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बात पे ले गया था, तमीज़ से क्या स्टार्ट है जी इसका। मिनॉक्सिडिल सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इज़ रिजर्व फॉर सुअर हाइपरटेंशन। एक तो पता चला कि सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तरह का ओरल वाला काम नहीं है, तो इसलिए क्रोनिक थेरेपी में यूज़ होगा नहीं, और ये सुअर हाइपरटेंशन में ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आप सोच रहे होंगे यार अभी तक वही नहीं बताया आपने। तो जनाब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारे पास, ये वैस्कुलर सुपरसेल को रिलैक्स करता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर। जो मैंने कहा था ना, पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो वो काम ये मिनॉक्सिडिल करता है। सही की बात, इसलिए ये एक्सट्रीमली एफिकेशियस है। मिनॉक्सिडिल को हम जब देते हैं तो मिनॉक्सिडिल एक प्रो ड्रग है, ये कन्वर्ट होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट में, तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट। ये बात भी समझ में आ गई। उसके अलावा इसको भी हम डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बातें सिमिलर आ गई हैं। हाइड्रोलाजीन मिनॉक्सिडिल दोनों को डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन हाइड्रोलाजीन ने निट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ करवाया था एंडोथेलियल सेल से, जबकि मिनॉक्सिडिल ने पोटेशियम चैनल ओपनर के थ्रू काम किया है। हाइड्रोलाजीन ओरली एक्टिव था, मिनॉक्सिडिल को हम एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं सिस्टेमिकली। बस सिंपल सी बातें हैं। अच्छा जी, मिनॉक्सिडिल कैन बी यूज विद, अच्छा हाँ, मेरी वही बात है कि जब हाइड्रोलाजीन काम ना कर रहा हो तो हम मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए उन्होंने। निट्रोप्रोसाइड, जिसको हम सोडियम निट्रोप्रोसाइड भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, बिग में सोडियम निट्रोप्रोसाइड की हेडिंग है। डायज़ॉक्साइड और फेनोल्डोपाम। ये तीनों ड्रग्स हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज़ के लिए हैं। ठीक है, ये तीनों, इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क है, फिर उन्होंने उनको एक हेडिंग में क्यों लिखा है। ये तीनों ड्रग्स पैरेंट्रली दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के लिए और तीनों ही पैरेंट्रली दिए जाते हैं। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम निट्रोप्साइड। सोडियम निट्रोप्साइड पहले तो बात यह है कि लाइट सेंसिटिव होता है, तो इसलिए आम तौर पे हम इसको एडमिनिस्टर करने से पहले थोड़ी देर पहले ही तैयार करते हैं, ज़्यादा पहले तैयार करके रखा हो तो ख़राब ना हो जाए। ठीक होगी बात। और जब इसको तैयार करते हैं तो इसको एल्यूमिनियम से कवर कर देते हैं ताकि इसके ऊपर लाइट ना जाए और लाइट की वजह से ये ख़राब ना हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन निट्रोप्साइड का क्या है, निट्रो नाम से लग रहा है, निट्रोक्साइड। ठीक है, तो ये निट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करवाते हैं हमारे पास। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपने हाइड्रोलाजीन पढ़ा था वो एंडोथेलियल सेल्स से कहता है कि तुम निट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करो, जबकि जो निट्रोप्रोसाइड है ये बजाते खुद टूट के निट्रिक ऑक्साइड बना छोड़ता है। ये किसी से नहीं कहता कि तुम बनाओ, ये खुद ब्रेक, इसकी अपनी प्रोडक्ट है निट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये खुद टूट के अपने मॉलिक्यूल से
निट्रिक ऑक्साइड को बना देता है। दिस मस्ट बी इन्फ्यूज कॉन्टिन्यूसली, ऐसा ड्रग है, इसका हाफ लाइफ बहुत थोड़ा होता है, फ्यू मिनट्स होते हैं, तो आप मुसलसल इसके टीके लगाते रहो पेशेंट को। जब निट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो वो निट्रिक ऑक्साइड गुआनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा और गुआनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करके साइक्लिक जीएमपी के रिलीज को बढ़ाएगा। ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि निट्रिक ऑक्साइड गुआनालाइल साइक्लेज के थ्रू काम करता है। हो सकता है एमसीक्यू आए उसमें तीनों लिखे हुए हों और पूछा हो कि गुआनालाइल साइक्लेज के थ्रू कौन काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई निट्रोप्रोसाइड उसका आंसर है। क्योंकि ये तीनों हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के ना, तो एमसीक्यू आ सकता है कि भाई हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए इंट्रावेनस ड्रग दिया गया है और वो गुआनालाइल साइक्लेज मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है, तो आंसर में आप बताओगे निट्रोप्साइड। ठीक है, डायाजॉक्साइड किस तरह से काम करता है? पोटेशियम चैनल ओपनिंग के थ्रू, ये वाला जो काम था मिनॉक्सिडिल वाला, उसके थ्रू ये काम करता है। ये भी आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए है, ये भी देना आपने इंट्रावेनसली है। ठीक है, सिंपल चीज़ थी। अच्छा, ये इंसुलिनोमा के लिए भी दिया जाता है क्योंकि ये इंसुलिन के रिलीज़ को कम करता है, तो इसलिए कोई पेशेंट हो जिसमें ये ट्यूमर हुआ हो, इंसुलिन की बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही हो, तो हम इंसुलिन की रिलीज़ को कम करने के लिए भी डायाजॉक्साइड देते हैं। ये दूसरे वाले यूज़ चेक कर रहे हो आप, मिनॉक्सिडिल सल्फेट हमने बैल्डनेस को ट्रीट करने के लिए भी दिया था, डायाजॉक्साइड हम इंसुलिनोमा के लिए भी दे देते हैं। गुड होगी बात। अच्छा, डोपामिन D1 रिसेप्टर एक्टिवेशन के लिए फेनेल्डोपाम दिया जाता है, ये भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, इंट्रावेनसली ही दिया जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए, और पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल फरमाया जाता है इसको। सही के बाद ओवरऑल हम देखें ना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए कौन कौन से हैं, तो निट्रोप्रोसाइड, डायजॉक्साइड, फेनोल्डोपाम तो है ही हैं। उसके अलावा पहले हमने बीटा ब्लॉकर्स में से प्रोपेनालॉल जो होता है वो भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए होता है। उसके अलावा शुरू में जो हमने डाययूरेटिक्स पढ़े थे उसमें लूप डाययूरेटिक, अगर आपको याद हो, फ्यूरासमाइड जो था, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में फ्यूरासमाइड भी यूज़ कर रहे थे हम। ठीक है, तो कुछ आपको क्लिनिकल यूज़ पता होना चाहिए ताकि जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना तो आइडिया हो थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स को देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।